क्या है क्वेश्चन यहाँ पर ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला है बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे, तो हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि, सही आंसर है। अगला है राजनीति दल का आशय है, तो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तियों के समूह से। अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीति दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो हो जाएगा ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो हो जाएगा राजनीतिक दल को। अगला क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ब्रिटेन हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो जगह सांसदों और विधायकों पर। अगला क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो हो जाएगा मजबूत जनमत। अगला क्वेश्चन, भारत के गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक दलीय प्रणाली है? तो चीन है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो जनता को है। अगला, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 500। अगला, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चले आए यहाँ पर इकोनॉमिक जोन में चले आए हैं फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में चले आए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा इकोनॉमिक्स। अगला पहला यहाँ क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो हो जाएगा उपभोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 500 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है? तो हो जाएगा खाद और बीज। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई? तो हो जाएगा 1966 से 67 के बीच। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ? तो पंजाब और हरियाणा हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानवीय संसाधनों में निवेश के मुख्य अंग हैं? तो हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है, निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो हो जाएगा आम आय और उपभोग दोनों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो हो जाएगा अनाथ बच्चे, विधवाओं, दलित वर्ग के व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनता की संख्या अधिक है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है? तो हो जाएगा कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है? तो हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है? तो हो जाएगा कृषि विकास कर और ग्रामीण उद्योगों द्वारा। अगला क्वेश्चन, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है? तो हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। अगला, सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? तो हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय में। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है? तो हो जाएगा कृषि का पिछड़ापन, और बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सहायक उद्योग धंधा का अभाव। अगला, बिहार में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। भारत में आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि हो जाएगा सही आंसर। अगला, उत्पादन का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा उपयोगिता का सृजन। अगला, पूंजी का उत्पादन कैसा साधन है? तो निष्क्रिय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूंजी है? तो सही है किसान का हल हो जाएगा। अगला क्या है, निम्नलिखित में कौन चल पूंजी है? तो सही आंसर है खाद बीज। अगला, निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी हो जाएगा? कारखाने का भवन।
अगला, बिहार में किन फलों का उत्पादन होता है? तो हो जाएगा मखाना, लीची और आम। और अगला यहाँ पर क्वेश्चन, भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचक क्या है? तो हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा औसत आयु एवं साक्षरता दर, जन्म मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय। हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक केरल में है। साक्षरता दर जो हमारे देश में सबसे अधिक कहाँ है? केरल में है। अगला, भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी तो फरवरी 2000 ईस्वी में। पढ़ी रही 21 तारीख का नहीं है तो रात का पढ़ा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ जो है अप्रैल 1999 में हुआ था। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ दिसंबर 2000 ईस्वी से हुआ। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई सितंबर 2001। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो हो जाएगा मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, उपयुक्त में से सभी। अगला, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रधान कारण है तो हो जाएगा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य एवं छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है तो हो जाएगा कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना। हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या सबसे अधिक है? तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। बेरोजगारी का क्या दुष्ट प्रभाव होता है? तो होता है निर्धनता, निम्न जीवन वर्ग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट, उपयुक्त सभी। बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है तो हो जाएगा कृषि का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण, ग्राम उद्योग का विकास, ये सभी हो जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के लिए निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है? 100 दिनों के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ था तो फरवरी 2006 में। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना आरंभ हुई अक्टूबर 2004। बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? कुएं एवं नलकूप। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ। 15 मार्च 1950। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है तो विकसित। शेयर बाजार की नियामक संस्था है सेबी। अगला, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि। अगला क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? तो अर्थशास्त्री कुजनेट। अगला, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग को। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? हो जाएगा शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास। सामान्य किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, उपयुक्त सभी हो जाएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। अगला, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है तो हो जाएगा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार और बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई तो 1983 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्थिक विकास संबंधित है तो हो जाएगा परिणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से। अगला, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो हो जाएगा लोक कल्याण पर। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। अगला, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो डेयरी विकास है, डेयरी विकास के। अगला, निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? 2012 से 17। निम्नलिखित में कौन विकास
सूचकांक का सूचक नहीं है राष्ट्रीय आय। निम्नलिखित में कौन द्वितीय आर्थिक क्रिया से संबंधित है? तो उद्योग हो जाएगा। अगला, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? क्या भारत के विकास के बिना, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। अगला क्वेश्चन है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था? तो पहली हो जाएगा। अगला, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो योजना आयोग ने। और आप सभी को पता होगा योजना आयोग का पदाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो अभी का जो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो नरेंद्र मोदी होगा। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है? तो कृषि क्षेत्र को। अगला, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया गया था? तो 1868 में लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी तो कृषि प्रधान हो जाएगा। अगला, आर्थिक विकास में मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। श्रम का पारिश्रमिक है तो मजदूरी हो जाएगा। अगला, पूंजी का पारिश्रमिक क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है? तो यह है रेगनर मार्शल का। किसका? रेगनर मार्शल का यह कथन है, नक्स का। अगला क्वेश्चन है, विकसित राज्यों में ऊंची होती है तो प्रति व्यक्ति आय। अगला, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है तो हो जाएगा वस्तु और सेवाओं का मूल्य। अगला, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में दिए गए खर्च का अंतर कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है तो उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग। अगला, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है तो हो जाएगा केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यह सभी हो जाएगा। क्या है अगला क्वेश्चन? राष्ट्रीय आय की गणना विधि है तो हो जाएगा व्यावसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, यह सभी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो हो जाएगा आय कर को। y बराबर C+I फार्मूले को बताया है तो प्रोकेस ने बताया। किसने बताया? प्रोपेकेस। भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रमुख अनुमान किसने लगाया था? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। अगला, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। अगला जो यहाँ क्वेश्चन है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं इसका आंसर। अगला, प्रो-पीसी महानोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का। प्रो-पीसी महानोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का। अगला, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? भारत, नेपाल और पाकिस्तान, ये सभी देश में क्या चलता है? तो रुपया चलता है। अगला है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाता है तो हो जाएगा समावेशी विकास। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला है, प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो हो जाएगा डेबिट कार्ड, जिसको कि ATM कार्ड भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो हो जाएगा मार्शल का कथन है यह। अगला, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है तो वस्तु से यानी वस्तु से वस्तु लेन देन की मुद्रा को बोलते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। अगला, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है तो संसाधन की। अगला, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? हो जाएगा इनमें कोई नहीं। अगला, रूस की मुद्रा है तो हो जाएगा रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। अगला एक क्वेश्चन है, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपने आवश्यकता की पूर्ति करते थे तो वस्तु के आदान प्रदान से। अगला, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो विनिमय का माध्यम। अगला है, निम्नलिखित में विधिग्राह मुद्रा कौन है? तो नोट और सिक्के। अगला, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो हो जाएगा बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋण का लेन देन को, ये सभी हो जाएगा। अगला मुद्रा क्वेश्चन है, अगला, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? मार्शल का।
अगला है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया? तो हार्टले विदर्स ने दिया। अगला, भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, RBI। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वित्तीय संस्था पूरा होता है। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं तो ऋण संबंधी जरूरतों को। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। अगला, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है तो हो जाएगा सहकारी बैंक। अगला, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है तो हो जाएगा रिजर्व बैंक। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा शाखा। मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग संस्था का नियमन, सरकार का बैंकर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था तो पंचायत की वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर काम करता है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला, नरेगा बनाई गई है तो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए नरेगा। अगला क्वेश्चन, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है तो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना नरेगा। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। अगला, काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुआ था? काम के बदले जो है अनाज योजना कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था नवंबर 2004 में। नवंबर 2004 में यह लागू किया गया था, काम के बदले अनाज। अगला, उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है तो हो जाएगा उपयुक्त तीनों, परमिट संबंधी, लाइसेंस संबंधी, कोटा संबंधी, उपयुक्त सभी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चला है, अब भौतिकी का क्वेश्चन देखेंगे, फिजिक्स का। अगला, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होता है? पिंड की चाल समान होती है। अगला, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी क्या होता है? तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। अगला, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? तो बढ़ता है। अगला, द्रवों में पूर्णतः या अंशतः डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी किसके कारण होता है? वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर। अगला, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है तो पदार्थ का घनत्व पारा का घनत्व। अगला है, अपने सिर पर 20 किंगा का बक्सा उठाए हुए कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 50 किमी चलता है, गुरुत्वीय बल के कारण कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा 0 जूल। अगला क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? उसकी गतिज ऊर्जा जो है चौगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। अगला है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गति ऊर्जा हो जाती है चौथाई। अगला, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी 0.5 वाट। अगला, आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य वाले तरंग की चाल क्या होता है? तो हो जाएगा v बराबर हो जाएगा आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, किसी एकांत क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाले ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 kHz है, इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों का आवृत्ति होगा तो वही होगा जो ध्वनि स्रोत की है। अगला, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करता है तो जगह नली में बारंबार परावर्तन द्वारा। समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह है तो सोना। अगला है, मानव कान का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है कर्णावृत है, जो कि द्रव से भरा रहता है। अगला, भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है तो होगा हवा के लिए, पानी के लिए, उपयुक्त दोनों के लिए हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी
कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार का क्या होता है, तो के बराबर होता है। अगला, नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व का क्या होता है, शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला, ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जाता है, तो हो जाएगा थर्मामीटर के द्वारा। ताप को जो है किस युक्ति के द्वारा मापा जाता है, थर्मामीटर के द्वारा। सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था, और इन्होंने दूरबीन का आविष्कारक के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप का ऐसा ही मात्रक है, केल्विन हो जाएगा। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन है। द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है, द्रव के शीतलन की दर समानुपाती होती है द्रव और परिवेश के ताप के बीच अंतर। अगला, भुने हुए गर्म भोजन को चमत्कारी एल्युमिनियम पन्नी में पैक किया जाता है, क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, तो पूरा अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस थर्मामीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है, तो हो जाएगा 100 भागों में। अगला, बर्फ का गलनांक निकालने के लिए चूर किए बर्फ को रखा जाता है, तो कांच के किप में। अगला, पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो हिप्सोमीटर उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 76 सेमी पारे का। अगला, जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, किसी माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन के साथ कौन सी राशि का अंतरण होता है, तो ऊर्जा हो जाएगा। जब ध्वनि तरंग विरल से सघन माध्यम में चलती है तो इसमें किसका परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल क्या होता है, तो गैस में उसकी चाल से अधिक होता है। अगला, ध्वनि तरंग चल सकती है, तो हो जाएगा द्रव्यात्मक माध्यम में किंतु निर्वात में नहीं। अगला, प्रतिध्वनि ध्वनि की कौन सी घटना है, तो परावर्तन। अगला, 20,000 Hz की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंग को कहते हैं पराश्रव तरंग। अगला, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है, तो त्वरण हो जाएगा। अगला, कोणीय वेग का मात्रक होता है, तो रेडियन होता है। क्या होता है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध है, तो जगह वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को क्या बोलते हैं, तो इस गति को दोलनी गति बोलते हैं। अगला, बल को होता है परिमाण और दिशा दोनों होता है। अगला, किसी वस्तु का वेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अगला, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। अगला, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है 6.67 × 10⁻⁻11 Nm² kg²। अगला, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, तो 4 गुना हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होगा, तो हो जाएगा 1/6 गुना कम होता है। अगला, दाव का ऐसा है मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव में किसी वस्तु को अंशतः डूबकर प्लवन करने के लिए वस्तु घनत्व द्रव्य के घनत्व से होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। अगला, पानी का घनत्व मान कितना होता है, 1000 kgm³। अगला, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर सेकंड स्क्वायर हो और किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो पृथ्वी पर उस वस्तु का भार होगा 500 N हो जाएगा। अगला, 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है, तो 1 जूल हो जाएगा, 1 जूल। किसी पहाड़ी पर चढ़ती हुई कार होती है तो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाएगा। और अगला, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होता है, कमी आती है। अगला, ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का स्वरूप होता है, तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा। अगला, किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो ऊर्जा का हो जाएगा। जब पृथ्वी तल से किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, तो हो जाएगा दोगुनी। अगला, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन तरंग दैर्घ्य का मात्रक है, तो हो जाएगा मीटर, नैनोमीटर, ऑगस्टस, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है तो एक संपीड्य और एक विरलन से।
अगला, किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को कहते हैं तो तरंगों का आयाम। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है तो उसकी आवृत्ति पर। 20 Hz से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं अवश्रव्य। अगला, यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 kHz हो तो उसकी आवर्तकाल होगा तो हो जाएगा 0.001 सेकेंड। अगला, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तब वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी तो हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। अगला है, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण से अपधर्म का मान क्या होता है, बढ़ता है। अगला, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा होगी तो आभासी और सीधा। अगला है, वायु में अभिसारी लेंस क्या होगा, कांच का उत्तल लेंस। अगला, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है तो उत्तल लेंस पाया जाता है जो कि किसी भी दर्पण का छोटा स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवधित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो फोकस और ध्रुव के बीच। अगला है, किसी समतल दर्पण द्वारा अपधर्म का मान होता है तो +1 होता है। पढ़ी ले जो वीडियो भी बनी जाए अपलोड भी करी दी। हलत कर दी। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला किस परिघटना का परिणाम है, प्रकीर्णन। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान sin I/sin r होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो r बराबर 2f हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवधित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है अवतल दर्पण। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगा, अपरिवर्तित रहती है। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो दर्पण तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। गोलीय लेंस के लिए फोकस f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध है 1/v - 1/u = 1/f। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या होगा, +5d। अगला, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्य होता है तो उत्तल दर्पण होता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्य होता है उत्तल दर्पण। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है तो हो जाएगा अवतल लेंस। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। अवधर्न का SI मात्रक है 1 मीटर स्क्वायर। अगला है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, हो जाएगा केवल अवतल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। तालाब का जल जो है कम दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है तो इसका सही आंसर जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष रंगीन दिखाई देता है। अगर नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है तो नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है लाल। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है तो वो हो जाएगा लाल। कुल बादलों का रंग उजला क्यों होता है, कुछ बादलों का रंग जो है उजला क्यों होता है तो प्रकीर्णन के कारण। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणों का झुकाव अधिक होता है, बैगनी। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा।
टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है तो निकट की वस्तु को अच्छी नहीं, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है तो हो जाएगा इसका दूर की चीजों को अच्छी तरह से, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य जो है अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल रंग का। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंग में विभक्त हो जाती है? तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। अगला है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है तो उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो जरा दूर दृष्टता। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकनित करते हैं? नीला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है तो परितालिका। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है परितारिका। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? मस्तिष्क में। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो सूर्य की विपरीत दिशा में। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य की विपरीत दिशा में। अगला, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले। वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर यहाँ पर है। तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन इसका कारण है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है तो 1/16 सेकंड। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल बोलते हैं, सौर सेल। एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितना विद्युत धारा लेगा? तो 0.18 एम्पियर। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है तो हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो जाएगा। 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाय आवेश के तुल्य होता है? तो 6.25 से 10⁻18। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल कूलम्ब। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ओम का नियम निहित है V बराबर IR। ओम का नियम निहित है V बराबर IR। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? जूल। विद्युत शक्ति का SI मात्रक जूल। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। अगला, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन के तार का बना होता है, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट होता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है? तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक? चांदी है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस।
निष्क्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो 200 से 300 ओम, 200 से 300 ओम होता है जब हमारा शरीर गीला होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। इसका कारण है विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पर। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। अगला, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने किया था। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। डायनमो से दिष्ट धारा प्राप्त। चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर। चुंबकीय बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर। डायनमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। डायनमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। डायनमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।